लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम भी बोला जाता है। इसका जो प्रतिपादन है वो मार्शल ने किया था। उन्होंने कुछ इन शब्दों में इसे एक्सप्लेन किया कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि होने से कम होती जाती है। यानी कि किसी वस्तु के उपयोग की प्रारंभिक अवस्था में तो उसे उसकी संतुष्टि का लेवल अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जब एक लेवल ऐसा आ जाता है कि उसकी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उसको मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। तो जो ये नियम था ये दो प्रमुख तथ्यों पर आधारित था, जो कि कुछ इस प्रकार है कि इसमें ये माना गया कि वैसे तो आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन किसी एक पर एक स्पेसिफिक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक वस्तु के संदर्भ में दिया गया था, इसमें एक वस्तु को लेके ये नियम का प्रतिपादन किया गया। बाद में सम सीमांत उपयोगिता नियम है, उसमें दो वस्तुओं को कंसीडर किया गया। तो इसलिए इसकी जो दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि कोई भी वस्तु है वो पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं है। यानी कि जैसे अगर हमें प्यास लगी है तो हम जूस पी के प्यास तो बुझा सकते हैं, लेकिन वो जूस जो है वो पानी की जगह नहीं ले सकता। तो इसलिए वस्तुएं हैं जो वो पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं है, हालांकि उनका आपस में यूज किया जा सकता है, लेकिन वो उस लेवल तक हमें संतुष्ट नहीं कर सकती जिस लेवल तक वो पानी हमें संतुष्टि दे सकता है। इस प्रकार सो आगे आता है कि कि ये जो नियम था, ये जो नियम बनाया गया, ये आत्म परीक्षण और अवलोकन के द्वारा बनाया गया। यानी कि एक उपभोक्ता का नॉर्मल सा व्यवहार यही रहता है कि शुरू-शुरू में उसको जब ज़्यादा उस वस्तु की आवश्यकता होती है, तो उसके संतुष्टि का लेवल अच्छा होता है। लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाता है जब उसकी संतुष्टि का लेवल गिरने लग जाता है और अंत में वो 0 हो जाता है, जो कि हम इस टेबल से भी देख सकते हैं। जैसे कि शुरू-शुरू में उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि प्रत्येक अगली वस्तु से, है ना? एवरी नेक्स्ट यूनिट जो आपको संतुष्टि देगी वो क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसा कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं कि शुरू-शुरू में उसको मिलने वाली यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, फिर वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। वन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 0 हो जाती है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो नेगेटिव हो जाती है। तो इस प्रकार ये सीमांत उपयोगिता का व्यवहार रहता है। इसी प्रकार हम सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता को निकाल सकते हैं। जब हम सीमांत उपयोगिताओं को ऐड करते हुए लिखते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? कुल उपयोगिता बन जाएगी। सो इसको अगर हम एक कर्व रूप में बनाएंगे तो कर्व रूप इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसा कि ये इस कर्व में शो किया गया है। ये तो इसमें क्या है कि शुरू में ये बढ़ते हुए होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद ये घटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है वो जब पॉजिटिव होती है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जब जब सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है तब तब कुल उपयोगिता जो है वो बढ़ते हुए होती है। लेकिन जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है उस समय कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है और जब सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है तो कुल उपयोगिता उसके पीछे पीछे घटने लग जाती है। सॉरी, जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होती है तो कुल उपयोगिता उसके पीछे पीछे घटने लग जाती है। तो ये हम तीनों का रिलेट कर सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है उस समय कुल उपयोगिता बढ़ते हुए होती है और जब सीमांत उपयोगिता 0 है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है और जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव है तब कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। उसके बाद आता है कि जब हम इसको एक कर्व रूप में दिखाते हैं, इस नियम का एक विशेषता ये भी थी कि ये इस बात का एक्सप्लेन करता था कि जो मांग वक्र है वो नीचे की तरफ ढलते हुए क्यों होता है। सो इसमें इसमें हम इसको दो तरीकों से पढ़ सकते हैं कि एक वस्तु के उपयोग से संबंधित, जैसा कि इस तरफ बताया गया है, और दूसरा है कि वस्तु की खरीद से संबंधित। सो वस्तु का जब हम उपयोग करेंगे तो उससे हमें मिलेगी सीमांत उपयोगिता, लेकिन वस्तु को जब हम खरीदेंगे तो हम उसकी कीमत को देखेंगे। सो इस जब संतुलन उपभोक्ता का कहाँ होगा?
जब हम किसी भी वस्तु की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी किसकी कीमत के इक्वल होगी। जब ये शर्त पूरी हो जाएगी तब हमें हमारा संतुलन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्यों किसी वस्तु की ज़्यादा कीमत पे करेंगे जब हमें उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम है। एक जो विवेकशील उपभोक्ता है वो उतनी ही वस्तु की कीमत पे करेगा जितनी उसे उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है। सो ये जो लॉ था वो ये एक्सप्लेन करता था कि ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है मांग वक्र। इस तरीके से। और जो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है इसका सिर्फ ये पॉजिटिव पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये ही डिमांड वक्र बना पाता है। ये नेगेटिव पार्ट जो है सीमांत उपयोगिता वो मांग वक्र के रूप में नहीं आता। इस प्रकार जो इस नियम के उपयोग क्या-क्या थे? इस नियम ने क्या बताया कि सबसे पहले जब एडम स्मिथ द्वारा एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स को पहचाना गया था कि जिसका एक्सप्लेनेशन उस समय नहीं मिल पाया था। इसका एक्सप्लेन करने में मार्जिनल यूटिलिटी ने काफ़ी हेल्प करी। क्यों? क्योंकि जो जल अगर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता का एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब वो 0 भी हो जाएगी और वो और इस वजह से उसकी वैल्यू उसकी उसकी जो कीमत है वो कम होती है। और दूसरी तरफ जो हीरा है उसकी क्वांटिटी जो है वो दुर्लभ होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। इसके लिए उसका सापेक्षिक रूप में सीमांत तुष्टिगुण बहुत अधिक होता है कंपैरेटिव टू वाटर के। इस कारण इसकी कीमतें भी ऊँची होती है। उसके बाद आता है कि जो ह्रासमान सीमांत जो ये नियम था, ये इस बात का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये मांग वक्र नीचे की ओर क्यों गिरता हुआ था, इसका एक्सप्लेन करता है। और साथ में ही मार्शल ने के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था उपभोक्ता की बचत का। वो उपभोक्ता की बचत का भी जो बेस है वो कौन-सा है? ह्रासमान तुष्टिगुण का नियम ही है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती है, जिसे कि हम राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत रखते हैं, उसमें ये उसका एक जनता के कल्याण में वृद्धि करने के लिए वो क्या करती है कि जो हायर इनकम लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाती है और सब्सिडी के रूप में उसको लो इनकम पीपल को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसे की क्वांटिटी ज़्यादा है उनके लिए उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती जो उसके वंचित हैं, जो गरीब लोग हैं। इस प्रकार ये 4 इसके उपयोग हैं, इस नियम के उपयोग हैं। थैंक यू।